उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में करंट अफेयर्स बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाएगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। करंट अफेयर्स में पूरा कवर कराऊंगा, पूरा 1.5 साल से 2 साल का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा उत्तर प्रदेश का। तो आप सभी लोग इत्मीनान से जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं बताऊँ उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहली खबर आपकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से है और बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बुंदेलखंड से मेंस में भी प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन तो मैं अलग से जब बुंदेलखंड पढ़ाऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश का जो राज्य विशेष वाला बैच है वहाँ पे हम बुंदेलखंड बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बुंदेलखंड के कला एवं संस्कृति को भी पढ़ेंगे, वहाँ के औद्योगिक पिछड़ापन के कारण को भी समझेंगे और क्यों बुंदेलखंड जो है आज जो है अविकसित रह गया उत्तर प्रदेश की विकास की धारा में, उस पर भी बात करेंगे। और हालिया समय में जैसे कि उत्तर प्रदेश जो है बुंदेलखंड में अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर रही है और सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को ये एक तरीके से कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम मिला है, वो मिला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। अभी इसको लेकर एक खबर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन गया है। यूपी में कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। मैंने राज्य विशेष वाली क्लास जो आपकी है स्टेट स्पेशल की पेपर 5 पेपर 6 की क्लास, उसमें मैंने एक्सप्रेसवे करवाया। आप लोगों ने एक्सप्रेसवे कर लिया है क्या सभी ने? वहां पे मैंने जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं वो भी बताए थे और जो एक्सप्रेसवे आपके बन चुके हैं उनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो एक्सप्रेस वाले में ये चीजें अपडेट भी कर लेना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन चुका है और दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या करना चाह रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सौर ऊर्जा लगा रही है, ठीक है। लगभग 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना है। कितने की योजना है? 1700 हेक्टेयर भूमि, 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे पीपीपी मोड पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। पीपीपी मोड पर जो ये सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं इससे टोटल 550 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगी, सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। तो आप समझिए जो भी जिलों से होकर के ये जा रहा है एक्सप्रेसवे, अब इसके बारे में डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया है। सभी लोगों ने वो वाली क्लास जरूर देख लेनी है जो लोग पेड बैच में जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के। वहां पर मैंने एक्सप्रेसवे के बारे में सब चीजें बताई हैं। तो वो सारे के सारे जो जिले हैं वो सारे के सारे जिले यहाँ से प्रभावित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे ये आपकी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका लगाया जाना है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे आपका सोलर प्लांट लगाए जाने हैं, ठीक है। सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस विकास को लेकर के एक पूरी अथॉरिटी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण, यूपीडा बोलते हैं हम इसको। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा, इसके बारे में भी मैंने क्लास में बताया था। तो इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कई सारी कंपनियों का चयन किया गया है और यूपीडा जो है इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करेगी। और बुंदेलखंड क्षेत्र में एक्सप्रेसवे सोलर प्लांट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है जमीन काफी ज्यादा उपलब्ध है, शुष्क मौसम रहता है, ज्यादा बारिश होती नहीं है, तो प्रायः मौसम साफ रहता है, पथरीली भूमि है यहाँ पर, है ना। बुंदेलखंड एक पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे पथरीली भूमि है, तो इसलिए इस क्षेत्र को जो है हमने सोलर प्लांट के तौर पे डेवलप करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। 25 वर्ष योजना का समय है और लगभग जो है जब ये एक्सप्रेसवे बन जाए, यहाँ पे ये योजना लग जाएगी तो लगभग इसके आसपास के जितने भी जिले हैं 1 लाख घरों से ज्यादा विद्युत आपूर्ति यहाँ से की जा पाएगी, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर जाता है? 7 जिलों से होकर के जाता है। एक तो चित्रकूट है, ठीक है, दूसरा बांदा है, तीसरा महोबा है, चौथा हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। टोटल 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और टोटल इसकी लागत की बात करें तो 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। 850 करोड़, ठीक है। मेरे गांव से होकर के भी जाता है ना, बांदा से होकर के जाता है। तो ये आपका एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
और ये एक प्रभावी योजना जो है इसमें सोलर प्लांट लगाने की है। ठीक है, तो पीछे रीजन इसका यही है क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त भूमि है, थोड़ा शुष्क जमीन है यहाँ पर और पठारी भूमि है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। पहला खबर ये रही आपकी। दूसरी खबर चलते हैं सहारनपुर में जो है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है सहारनपुर। यहां पर टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी आधारशिला रखी गई थी 5 सितंबर 2023 को। 5 सितंबर 2023 को हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई और लगभग 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परिसर आपका बन करके तैयार हो रहा है। बना कौन रहा है इसको? यहां पे बना रहा आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया जा रहा है। आईआईटी रुड़की कौन सा सेंटर बना रहा है? आईआईटी रुड़की बना रहा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्या बनाया जा रहा है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने का कार्य किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया जा रहा है। अब यहां पे काम क्या किया जाएगा? एक तरीके से 5G टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाएगा, 6G टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाएगा इस पे। ठीक है, और राज्य के जितने भी युवा हैं उनको जो है रोजगार प्रदान करना, दूर संचार और नवाचार के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये पूरी की पूरी योजना अपने आप में बहुत ही प्रभावी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट एक स्कीम को लॉन्च करती है और कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो ऐसा नहीं होता कि वो स्कीम पूरी तरीके से अप्रभावी हो जाती है। उसके लिए बाकायदा बजट में एलोकेशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकार चेंज होती है तो पूरी की पूरी स्कीम ही चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। नई सरकार आती है, उसे कंटिन्यू करती है। ठीक है, मॉडिफाइड कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पे स्कीमें बंद नहीं होती जो बजट में जिनको बजटीय आवंटन हो गया। और आप खुद सोचिए, कोई स्कीम आधी बन चुकी हो तो उसे बीच में रोकना भी अपने आप में वो पूरी होगी। थोड़ा सा देर हो सकता है कार्यों में। कई बार क्या होता है, सरकारें दूसरे सरकारों के कार्यों को जो है ताक में रख देती हैं, अपने नए कार्यों पे फंड देती हैं। सारा खेल पैसे का ही है, पैसा आएगा तभी सारी चीजें होंगी। तो ये आपका जो है टेलीकॉम जो सेंटर बनाया जा रहा है, ये आपका जो है 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। और यहाँ पर विभिन्न विशेषज्ञ जो है रहेंगे और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगा। प्रदेश में ई लर्निंग को बढ़ावा देगा, ई शिक्षा को बढ़ावा देगा, ई कृषि को बढ़ावा देगा, उपग्रह संचार विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग अनुप्रयोग किया जाएगा और 5G टेक्नोलॉजी पे शोध किया जाएगा। ठीक है, तो सहारनपुर में आपका टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये आप देख लीजिए, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर आपका बनाया जा रहा है सहारनपुर में, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है पूर्वांचल में, गोरखपुर बनारस ये दोनों बहुत डेवलप, और अयोध्या अभी वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के सदर तहसील में एक ताल है कांदला ताल कांदला, वहां पे बहुत सारे ताल है, ताल कांदला। गोरखपुर में एक गोरखपुर जिले की सदर तहसील जो है आपकी ताल कांदला में एक्वा पार्क के लिए लगभग 27 एकड़ जमीन अभी एक्वायर की गई है, और 27 एकड़ जमीन आपकी यहाँ पे एक्वायर की गई है, चिन्हित की गई है। और यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक है ना, यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, मछली पालन के लिए पूरा काम किया जाएगा एक्वा पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताल कांदला में मछली पालन को लेकर के कार्य किया जाएगा, मछली पालन के लिए चिन्हित किया जाएगा।
ठीक है। मछली पालन समिति बैंक के कार्य यहां पर किए जाएंगे। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी, मछली के बीज से लेकर उसका अध्ययन किया जाएगा, मछली पालन के तरीकों को और बेहतर बनाया जाएगा, मछलियों को कैसे पाला जाता है, कैसे इसको लेकर के पूरी की पूरी शिक्षा दी जाएगी। तो मछली बीज बैंक भी बनाया जाएगा, मत्स्य पालन का भी काम करेगा, मत्स्य प्रसंस्करण का भी काम करेगा, हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जो लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं, या ब्लू, हमारी जो एक तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन की बात है, नीली क्रांति की बात है, उसको लेकर के यहां पे काफी लाभ मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। गोरखपुर में तालकांदला में एक्वा पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि मछली पालन से जुड़ा होगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक आपकी ये परियोजना है। दूसरी परियोजना मिड डे मील योजना से ही जुड़ी हुई है। मिड डे मील योजना को आप सभी जानते हैं कि इसका नाम चेंज होकर के पीएम पोषण योजना हो चुका है। क्या हो गया? पीएम पोषण योजना। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ हैं, आप लोग बताइएगा कि इसको लेकर के क्या सच्चाई है धरातलीय स्तर पर। योगी आदित्यनाथ जी ने नवंबर 2023 में जो 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके लिए हॉट कुक्ड मील स्कीम प्रारंभ की है। ठीक है, क्या स्टार्ट किया है? हॉट कुक्ड मील स्कीम, ये शुरू की गई है आपकी, ये योजना आपकी शुरू की गई है। और इसमें सुपोषित और स्वस्थ बच्चों को एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनाने के लिए, देखिए, जो पीएम पोषण योजना है, या इससे पहले मिड डे मील स्कीम होती थी, या इस तरीके की कोई भी मील स्कीम है, ये आपके एक तरीके से आप देखेंगे तो इनके दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो है कि स्कूलों में बच्चे आए, दूसरा उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, कुपोषण की समस्या को भी समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो प्रदेश के लगभग 80 लाख बच्चे जो है इससे प्रभावित होंगे, और इसमें हॉट कुक्ड मील जो है परोसा जाएगा उन बच्चों को जिनकी आयु 3 से 6 साल है। ठीक है, आमतौर पे होना तो सबके लिए चाहिए, लेकिन अभी ये प्रारंभिक तौर पे किया गया है। तो ये भी आपका मिड डे मील योजना के तहत ही एक तरीके से देख सकते हैं। गर्म भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है, गर्म गर्म खाने का अपना ही मजा होता है, ठंड में तो और अच्छा। तो गर्म पकाए गए भोजन को जो है देने का प्रयास करना, और प्रति लाभार्थी 70 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन के लिए उपलब्ध कराना, इसको लेकर के सरकार ने प्रयास किया है आपका। ठीक है, हॉट कुक्ड योजना। तो एक ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस न्यूज के तौर पे है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। और अगला जो है आपका, अगली खबर ये आईआईटी कानपुर से है। आईआईटी कानपुर जो है एक जो है इनिशिएटिव है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, जिसको हम बोलते हैं ATMAN, एटमैन, है ना, एटमैन बोल सकते हैं, ATMAN बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। आपको भी पता है वायु गुणवत्ता को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह रहते हैं समय समय पर। तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है ATMAN को डेवलप किया गया है, जो कि आपका जो है एयर क्वालिटी को नापने का प्रयास करेगा। एक केंद्र स्थापित किया गया है आपका, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये आपका एक केंद्र बनाया गया है। और ये के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे भारत सरकार का पूरा प्रयास है, और ये भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को सुधारने में काम करेगा, और स्वदेशी लागत से ये जो है सेंसर लगाने का प्रयास करेगा। पहली बात तो ऐसे सेंसर बनाएगा जिनसे हम वायु गुणवत्ता के बारे में पता कर सकें। तो जितने भी हमारे शहर हैं, सभी शहरों पर जो है ये क्या करेगा, वायु गुणवत्ता को लेकर के सेंसर्स लगाएगा हर जगह पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा, मशीन लर्निंग का यूज करेगा, इन सब क्षमताओं को भी डेवलप करने का काम करेगा। उद्देश्य क्या है इस पूरे जो उत्कृष्टता केंद्र को बनाने का? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्तर पर जो वायु गुणवत्ता को लेकर के पैरामीटर्स हैं, उन दिशा पे हम काम कर सकें और अपनी सेवाओं को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि वायु गुणवत्ता आने वाले समय पे, अब तो अभी भी विकराल रूप धारण कर चुकी है, आने वाले समय पे इसको लेकर के एक प्रॉपर काम करना की जरूरी है। तो ये आपका जो है एटमैन जो आपका बनाया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में एक ऐसा उत्कृष्टता केंद्र है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग के मॉडल को जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 6 अक्टूबर को इसको उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ पानी में रहता है ये,
और बड़ा ही बुद्धिमान जीव है, बड़ी बुद्धिमान मछली होती है, ये है डॉल्फिन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया। वैसे भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना जलीय जीव जो है डॉल्फिन को घोषित कर लिया गया है। ये गंगा डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, तो ये भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है और अब उत्तर प्रदेश का भी राज्य स्तरीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है किसी को? तो ये डॉल्फिन आपकी गंगा में, यमुना में, चंबल में, घाघरा में, राप्ती में, इन सभी नदियों, एक नदी और ये गेरुआ, इन नदियों में पाई जाती है आपकी। ठीक है, गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, राप्ती गोरखपुर है ना आपका, गोरखपुर के, तो राप्ती, गेरुआ इन नदियों में पाई जाती है और लगभग 2000 के आसपास आबादी है। आबादी भी संकट मतलब पन्न है ये भी प्रजाति, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो है आपको ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। प्लेटनिस्टा गंगेटिका, प्लेटनिस्टा गंगेटिका, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है और इसको IUCN की रेड डेटा लिस्ट में, रेड लिस्ट में रखा गया, संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे है। 2009 को भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है और अभी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको राज्य स्तरीय जलीय जीव के तौर पे रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप इसको जो है इसका किसी भी तरीके से इसको इसका मतलब शिकार नहीं किया जा सकता है, अपराध है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा सभी लोग। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये एक आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक आपकी ये योजना है मिशन शक्ति अभियान, इसके चौथे चरण का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, एक अभियान भारत सरकार के द्वारा 2020 में चालू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार से। बस सिंपल से यही पूछ लेता है मिशन शक्ति अभियान क्या है। तो 2020 में आपका ये चालू किया गया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, है ना, स्वावलंबन को लेकर के। तो महिलाओं को लेकर के पूरा का पूरा अभियान चालू किया गया था 2020 में, उनकी सुरक्षा को लेकर, स्वावलंबन को लेकर के। तो इसका भी चौथा चरण चालू किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाना, ये इसका अल्टीमेट गोल है इस अभियान का, महिलाएं सशक्त बने, है ना। तो इस उद्देश्य से पूरी की पूरी ये योजना आपकी चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अभी 14 अक्टूबर 2023 को इसके चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया, मिशन शक्ति योजना। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी योजना के तौर पे है। इसी तर्ज पे एक और योजना है आपकी मिशन महिला सारथी योजना। मिशन महिला सारथी योजना, ये योजना भी आपकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में प्रारंभ की गई 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2023 को अभी शुरू की गई आपकी ये योजना। ठीक है, मिशन महिला सारथी योजना। इसके तहत है क्या, जितनी भी बसेज हैं इन बसेज पर महिला कंडक्टर रह सके। ठीक है, महिला कंडक्टर, लगभग 51 बसों को हरी झंडी दी गई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी। मतलब ड्राइविंग का काम भी महिलाएं करेंगी और कंडक्टर भी महिलाएं रहेंगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया है, मिशन महिला सारथी पहल योजना। अब देखिए, महिलाओं को बस चलाने का भी एक बड़ा कार्य दिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका उद्देश्य है महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना, उन्हें सशक्त बनाना। इस उद्देश्य से जो है एक ये प्रभावी योजना आपकी चालू की जा रही है। बस ड्राइवर के तौर पे महिलाएं भी अब बस ड्राइविंग का कार्य करेंगी। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में जो है नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया गया लखनऊ में। हमारे नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया गया लखनऊ में। लखनऊ में नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया गया 21 अक्टूबर 2023 को। 21 अक्टूबर 2023 को आपका ये बनाया गया नौसेना का शौर्य संग्रहालय। नौसेना का शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। 21 अक्टूबर को जो है इसका शिलान्यास किया गया और इसकी स्थापना लखनऊ में एक आपका स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जिसे हम बोलते हैं,
ये आप देख पाए होंगे इकाना स्टेडियम के पास ही इसको बनाया गया है। ये पूरा जो संग्रहालय है ना, यहाँ पे एक आपका स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, उसी के निकट सीजी सिटी है, वहीं पर जो है आपका 23 करोड़ की लागत से आपका बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, और ये आपको देना होगा। और नौसेना से संबंधित देश का ये पहला आपका जो है एक तरीके से ऐसा कोई जो है संग्रहालय है जहां पर जितने भी युद्धपोतों का काम हो चुका है उनको प्रदर्शन में रखा जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो संग्रहालय में जो नौसेना के रिटायर्ड युद्धपोत हैं उनको रखा जाएगा, आईएनएस गोमती को रखा जाएगा, बहुत सारी मिसाइलें नौसेना की हैं वो भी रखी जाएंगी, टारपीडो रखे जाएंगे, कैनन रखे जाएंगे, जितना भी सामान नौसेना का होता है जो रिटायर हो चुका है, ताकि पर्यटक यहाँ पे आ सकें, रोजगार के नए अवसर डेवलप हो सके। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक विशेष पहल के तौर पे आप देख सकते हैं। पर्यावरण जो हमारा एक तरीके से पर्यटन विभाग है उसके द्वारा भी ये प्रयास किया गया है। आपका क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक खबर आपकी ये लखनऊ में क्या बनाया गया, नौसेना संग्रहालय। ठीक है, नौसेना संग्रहालय बनाया गया लखनऊ में। दूसरा मिशन सारथी, ये मिशन महिला सारथी, ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका ये एक बहुत प्रभावी योजना है महिलाओं को जो है ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में। मिशन शक्ति का चौथा चरण का शुभारंभ महिला सशक्तिकरण की दिशा में। और ये आपका जो है गंगेटिक डॉल्फिन है जिसको राज्य जीव के तौर पे दर्जा प्रदान किया गया है। ये आपका जो है एक सेंटर बनाया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और ये सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स को लेकर के है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो एयर सेंसर हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करेगी। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये बनाया गया साझा पहल है। एक हॉट कुक्ड मील स्कीम को लेकर के भी ये लगभग अभी 35 से ज़्यादा जनपदों में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे गुलजार अंसारी जी का कहना है कि सर अच्छा खाना मिलता है, नहीं मिलता। देखिए, ये तो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि खाना वहाँ पर विद्यालयों में अच्छा नहीं मिलता है कई जगहों पे, और ये सरकार की पूरी तरीके से एक तरीके से फेलियर है। कोई भी योजना जो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सरकार की ही पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी है कि आप सरकार, देखो सुपरविजन का काम सरकार का है और जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई का सरकार का है। थोड़ा सा मोरालिटी का भी विषय आ जाता है यहाँ पे, नैतिकता का के भी जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर कम से कम विद्यालय स्तर पर देखिए, मेरा मानना यह है ना कि इस समाज का जो निर्माण करता है वो शिक्षक है, और यदि शिक्षक नैतिक नहीं हुआ, शिक्षक मोरल नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। तो शिक्षक की मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हॉट कुक्ड मील स्कीम आपकी ये शुरू की गई थी। इसके बाद ये गोरखपुर में एक एक्वा पार्क आप बनाया जा रहा है। सहारनपुर में आपका देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो है एक ये आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे आपका बन गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा पहला सोलर एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया गया इसको। 550 मेगावाट जो है यहाँ से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी जान गए, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो सारी की सारी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे ही ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। थोड़ा सा सरकार ने जिन माध्यमों का प्रयोग कर रखा है वहाँ पे सही लोग यदि हैं। हर विद्यालय में खराब खाना नहीं मिलता, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और शिक्षकों की भी है, दोनों की है जिम्मेदारी कि साफ सफाई, स्वच्छता, इन सब को लेकर के ध्यान नहीं देते विद्यालय। इस तरीके से भोजन बनता है। और कई सारे लोगों का कहना यह है कि पैसे की भी समस्या है, किल्लत है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन सब के लिए, भोजन, रसोई गैस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिल नहीं पाती। अभी बिहार में तो इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है, यूपी में भी स्थिति जर्जर है, पर बिहार में स्थिति और भी बुरी है। देखिए, सबका रोल होता है। सिविल सर्विसेज में आप जा रहे हैं ना, आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो हैं, आप लोगों का काम ये सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, जो भी प्रदेश में जिले स्तर की योजनाएं होती हैं वो सारे अधिकारी ही तो कराते हैं। सारा का सारा रोल देखा जाए तो ऑफिसर्स का ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे बात वही है कि सुपरविजन किस स्तर तक हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
देखो एक काम होता है छवि प्रबंधन का, ये बहुत बड़ा काम होता है। मतलब छवि एक बार आपकी बन गई ना, छवि प्रबंधन यदि आपने एक बार कर लिया अपना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। छवि प्रबंधन, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सेशन है। करंट अफेयर्स मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम से पहले पहले, है ना। और आपको करंट अफेयर्स जितना भी होगा आराम से आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन से जुड़ा हुआ भी जो यहाँ पे टॉपिक होंगे उन टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। अभी जो एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स बहुत आता है, यूपी से करंट अफेयर्स बहुत आता है, और मेंस में भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मेंस के भी कवर करेंगे, प्री के भी कवर करेंगे। मेंस में नीतियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो नीतियाँ मैं आप लोगों के लिखवाऊँगा, ठीक है। तो सभी लोग आराम से करंट अफेयर्स करते रहेंगे, ठीक है। चलिए।